वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसे कि हम रेस्पिरेशन स्टडी कर रहे हैं विच इज अ पार्ट ऑफ योर बॉटनी, लाइक इज अ पार्ट ऑफ योर आरबीएससी बॉटनी। सो प्लांट रेस्पिरेशन में हमने अभी तक देखा कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, जैसे एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट डिसोशिएट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल कंपाउंड्स एज वेल एज इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनारोबिक में फर्क ये होता है, एनारोबिक में डिफरेंस ये होता है कि एनारोबिक में आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जिससे कि आपका लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर आपका इथाइल अल्कोहल बनेगा। यही प्रोसेस अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है। इवन लैक्टिक एसिड को बनाने में सेम प्रोसेस हम कमर्शियल लेवल पे भी यूटिलाइज करते हैं। दोनों में प्रोसेस में जो डिफरेंस आपको मिलेगा, जैसे कि मैंने बताया, इट इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। Aerobic respiration divided into the three part, which is your like glycolysis, Krebs cycle and the ETS system. तो हमने बेसिक चीजें देखी थी कि एरोबिक रेस्पिरेशन तीन पार्ट में डिवाइड होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो ज्यादा निकलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम निकलती है, और उससे जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता एनारोबिक के अंदर, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। चलिए आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट, लाइक योर Krebs cycle, glycolysis, Krebs cycle and ETS system. So today we will study about the glycolysis. Glycolysis name suggest, चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। टर्म ग्लाइकोलाइसिस को बेसिकली ओरिजिनेट किया गया ग्रीक वर्ड से। ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस में ब्रेक डाउन, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। एंड द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस गिवन बाय द गोस्टेड एम्डन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पार्डस इज ऑफन रेफर्ड टू ए ईएमपी पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म पे होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज अ वन ऑफ द पार्ट वेयर लाइक योर most sophisticated metabolism take place. In this process oxygen ना यूज की जाती है ना CO2 निकलती है। That's why aerobic और anaerobic system, even aerobic और in a fermentation process, दोनों में ये कॉमन रहता है। ध्यान रखना बेटा, कंफ्यूजन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। एरोबिक अलग है, एनारोबिक अलग है और फर्मेंटेशन अलग है। बाय द वे ऑक्सीजन फर्मेंटेशन और एनारोबिक दोनों में यूटिलाइज नहीं होती, स्टिल दे आर डिफरेंट। मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल आप ध्यान रखिए एरोबिक के ऊपर, अभी सब कुछ भूल जाइए, एनारोबिक फर्मेंटेशन सब भूल जाइए। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस में ना ऑक्सीजन यूज की जाती है ना CO2 बाहर निकलती है। दिस इज लाइक अ स्टार्टिंग प्रोसेस, तो दैट्स व्हाई ये हर एक प्रोसेस का एक कॉमन प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है ग्लूकोज के पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में इट इज ओनली प्रोसेस इन द रेस्पिरेशन। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका ग्लूकोज पार्शियल ऑक्सीडाइज होता है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है, CO2 प्लस H2 में निकल जाता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में CO2 बाहर नहीं निकल रही है, मतलब ये पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है। और पार्शियली ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ग्लूकोज से निकलता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड बेसिकली निकलता है, और पायरुविक एसिड ही फर्दर Krebs साइकिल में जाता है। जैसे बेसिकली अगर बात करें प्लांट के अंदर, बात करें तो प्लांट के अंदर बेसिकली ये ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन बाद में ग्लूकोज को सुक्रोज के फॉर्म में बाद में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है जो ग्लूकोज को जब भी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, तो बेसिकली क्या करते हैं कि ये सुक्रोज के फॉर्म में इसको स्टोर कर देते हैं। तो व्हेन एवर प्लांट नीड ग्लूकोज, तो सुक्रोज क्या होता है, डायमर होता है, इट्स लाइक ग्लूकोज का बना हुआ होता है, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से सुक्रोज बनता है। तो व्हेन एवर दे नीड इज ग्लूकोज, तो सुक्रोज मॉलिक्यूल गेट ब्रेक डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू द 2 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे आपके ग्लूकोज और ईएमपी पाथवे के बारे में। सो ध्यान रखना ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंजाइम यूटिलाइज किया गया है, क्या प्रोसेस है, किसमें क्या प्रोसेस है, हर एक पॉइंट को अभी हम डिस्क्राइब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस आपको एज इट इज पता होना चाहिए। सबसे पहले कहानी शुरू होती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज सबसे पहले ग्लूकोज या फ्रैक्टोज, आप ग्लूकोज पे ध्यान रखें, फ्रैक्टोज पे ध्यान भी भूल जाइए। ग्लूकोज का सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है। ध्यान रखना, जब कभी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को कभी भी फंक्शनली रोल प्ले करना होता है, या उनसे एनर्जी निकालनी होती है, या फिर उनको कोई भी उनसे यूटिलाइज करना होता है, सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन करना पड़ता है, जिससे वो क्या होता है, वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, ऐसे कंपाउंड है जो अनस्टेबल होते हैं, जो सेल के अंदर बाहर हो जा सकते हैं। So for making them stabilize, we have to be phosphorylated. सबसे पहले ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 phosphate. Listen, this is a glucose
जो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले यहाँ पे एटीपी आता है। ओके, एटीपी आएगा और एटीपी अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज को दे जाएगा और वो ग्लूकोज के 6 कार्बन पे आके अटैच्ड हो जाएगा और उसे बोलते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब एटीपी आया, उसने अपना फॉस्फेट ग्लूकोज के दिया एंड फॉस्फेट गेट अटैच्ड एट द 6 कार्बन ऑफ ए ग्लूकोज, जिसे बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो कि 6 कार्बन का ये स्ट्रक्चर है। देन अगेन this phosphorylated form of glucose then isomerase to produce a fructose 6 phosphate। फिर उसके बाद में ग्लूकोज जो 6 फॉस्फेट होता है उसका आइसोमरेज होता है और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और ये होता है आपका आइसोमरेज एंजाइम की मदद से। एंड हियर को बताना याद नहीं रहा, काइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम बेसिकली फॉस्फेट ट्रांसफरेशन के लिए, फॉस्फेट को ट्रांसफर करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाइल योर आइसोमरेज एंजाइम आइसोमर बनाता है एक मॉलिक्यूल का दूसरे, लाइक आइसोमर क्या होता है, जस्ट स्ट्रक्चर वही है, फॉर्मूला वही है, जस्ट उसके मॉलिक्यूल्स का अप डाउन हो जाता है, मतलब मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होता है, तो इसे बोलते हैं आइसोमर। तो ये जो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से होता है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जो आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, स्टिल इज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर, और ये होता है आइसोमरेज एंजाइम की मदद से। अब ना फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में अगेन एक एटीपी आता है और उससे एक एटीपी उसके फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट को ऐड करके बाहर निकल जाता है और एडीपी में कन्वर्ट हो गया। नाउ योर फॉर्म स्ट्रक्चर इज फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट। देखिए फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट बन गया। ओके, अब ध्यान रखिए, सॉरी, ध्यान रखना ये ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले चलाने के लिए एनर्जी को देना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी, देन आप अर्न के बारे में सोच सकते हो। तो वी नो लाइक वी आर डूइंग ए रेस्पिरेशन प्रोसेस फॉर गिविंग फॉर अर्निंग द एटीपीज। एटीपी चाहिए जब भी तो हम ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, बट फॉर स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रोसेस यू हैव टू प्रोवाइड द एनर्जी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जब जाके एटीपी बनेंगे। तो ध्यान रखना ये वो जो स्टेप्स हैं, लाइक आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट का बनना, ये वो दो स्टेप है जहां पे आपका एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। तो इसे बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप्स, इनको बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप्स होते हैं। ध्यान रखना एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेप्स होते हैं। इसके बाद अब आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं, अब आपको सिर्फ प्रॉफिट होगा। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, अब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में क्या होता है कि फ्रक्टोज आपका बन गया 16 बिस फॉस्फेट। नाउ द फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, एल्डोलिस एंजाइम की हेल्प से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 कार्बन के स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है। तो एक बनता है आपका ट्रायोस फॉस्फेट जो कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा होता है ट्रायोस मतलब 3, मतलब एक ऐसा, और ट्रायो में बताता हूं चलो। देखिए फ्रक्टोज के 2 कार्बन पे आपका फॉस्फेट जुड़ा है, फर्स्ट और 6 कार्बन पे। तो फ्रक्टोज जो 6 कार्बन का स्ट्रक्चर जस्ट ब्रेक डाउन, तो फ्रक्टोज का 6 कार्बन है जस्ट डिवाइड इनटू द 2 पार्ट। ट्रायोस फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है और इसमें जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है आपके 3rd कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में जो कार्बन है वो आपके फर्स्ट, जो आपका फॉस्फेट है वो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है, वही डिवाइड होगा। अब क्या होता है, ट्रायोस मतलब 3 कार्बन वाला और उसमें फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि बना आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, और दूसरा बना ट्रायोस फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन का अगेन स्ट्रक्चर है और फॉस्फेट आपका फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ओके। एंड ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ध्यान रखना इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PGAL एंड DHAP, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना फ्रक्टोज 16 फॉस्फेट गेट ब्रेक डाउन और 6 कार्बन का तो 3 कार्बन में डिवाइड हो गया और दोनों फॉस्फेट अलग अलग में चले गए, एक पहले कार्बन पे था 6 कार्बन पे था और दोनों अलग अलग दोनों मॉलिक्यूल्स में चले गए। एक चला गया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, एक चला गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, जो आपके 3 कार्बन के स्ट्रक्चर हैं। और उसमें जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वो आपके एक तो जुड़ा हुआ है 3rd कार्बन पे, एक जुड़ा हुआ है आपके फर्स्ट कार्बन के ऊपर। समझ में आ गया? बस ध्यान रखना एक है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम कहते हैं PGAL फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, और आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि दोनों में फॉस्फेट है, क्योंकि फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट में दोनों में फॉस्फेट था, एक फर्स्ट कार्बन पे था, एक सेकंड कार्बन पे था, दोनों अलग अलग चले गए तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन गए, लेकिन स्टिल दे आर आइसोमर्स। 3 कार्बन के थे, देने आइसोमर होते हैं, DHAP कन्वर्ट हो जाता है PGAL के अंदर और आपके 2 PGL के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब देखिए, और ये मोस्ट एनर्जेटिक कंपाउंड होता है। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये आइसोमरेज एंजाइम की मदद से यहाँ पे देखिए ट्रायोस फॉस्फेट से जो आपका देखिए यहाँ पे देखिए ट्रायोस फॉस्फेट जो है आपका वो कन्वर्ट हो गया आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर आइसोमरेज एंजाइम की मदद से, और ये बन गया आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL। अब इसके बाद में सारी कहानी यहाँ से मेन शुरू होती है, ओके। अब आपके यहाँ से बनेंगे एटीपी का फॉर्मेशन बनना, यहाँ से शुरू होता है क्योंकि इट वाज द मोस्ट एनर्जेटिक स्टेप्स,
और कंपाउंड्स, जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो सबसे बड़ा जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। क्लियर? अब ऐसे कि आपका है, आप जैसे कि इन केस आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू द 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। देखिए अब आपका ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन गए, तो मतलब आपके जो भी आप मिलेंगे अब 2-2 मॉलिक्यूल्स बने, क्योंकि आइसोमर में कन्वर्ट हो गया तो क्या, तो 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्लियर हो गया? सो ट्रायोस फॉस्फेट जो कि आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो कि आपका 3 कार्बन का है और इट हैज विद द 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स है और 3 कार्बन का है। क्लियर? अब देखिए इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका निकोटीन एडेनिन डायमीन। ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करता है, वो ट्रायोस फॉस्फेट के पास में आता है और उससे ट्रायोस फॉस्फेट में आने के बाद में वहां से 2 हाइड्रोजन को लेता है और 2 हाइड्रोजन को लेने के बाद में 2 हाइड्रोजन को लेता है और 2 हाइड्रोजन को लेने के बाद में ओके वहां से निकल जाता है। जैसे देखिए NAD+ एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं आपको, आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स के, मैं फिर भी आपको एक बार स्कूल में समझा दूंगा। ठीक है, NAD एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है और ये आपके इवन NAD बहुत जरूरी होता है हमारा बॉडी के लिए, क्योंकि ये आपका क्या करता है, ये आपकी ये ATP का एक कह सकते हो पावर बैंक है, इसके अंदर ATP भरे होते हैं। NAD+ आया, उसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन लिए आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से और 2 हाइड्रोजन लेके बाहर निकल गया और बन गया आपका NADH2। क्लियर? अब क्या बना, NADH2 बन गया। अब NADH2 बन गया और ठीक है, अब NADH2 बन गया, अब लाइक NADH2 बन गया और उससे जो स्ट्रक्चर बना 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे 1,3 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि पहले और 3 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच्ड है और 2 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल हो गए, पहले और थर्ड कार्बन के ऊपर फॉस्फेट अटैच्ड है और 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए इसको बोला 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसी से लाइक 3 कार्बन स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सब चीज लिखे हुआ है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे समझाऊंगा, अभी तो बेसिक है। NADH2 आया तो देखिए NAD ने क्या किया, NAD+ ने 2 हाइड्रोजन यहाँ से लिए और NADH2 में कन्वर्ट हो गया और ये बाहर निकल गए। ये जाएंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया पे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ETA सिस्टम पे यही काम करते हैं, इससे 3 ATP बनते हैं, ये बाद में बनाएंगे ATP। ओके, तो इससे क्या बना, 2 ट्रायोस बिसफॉस्फेट बन गया। ठीक है, ट्रायोस बिसफॉस्फेट बन गया, मतलब ट्रायोस बिसफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो बन गया आपका 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजनेस कोएंजाइम की मदद से। ध्यान रखना, सारे एंजाइम याद होने चाहिए। ये NAD+ कोएंजाइम होते हैं और डिहाइड्रोजनेस इसलिए लिखा क्योंकि कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, दूसरा अब PgAl, अब आपका जो बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है, अब बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो क्या करता है, सॉरी, हाँ एक मिनट बेटा, ओके यहाँ पे एक चीज रह गया आपका, एडिशनल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब आपका ट्रायोस बाइफॉस्फेट, जब ट्रायोस फॉस्फेट आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए, क्योंकि DHA पे कन्वर्ट हो गया आपका, आइसोमेरेज के थ्रू कन्वर्ट हो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, अब बन गया आपके 2 मॉलिक्यूल किसके, ट्रायोस बिसफॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो उसे लिखा 1,3-बिसफॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। इसमें क्या हुआ, एक एडिशनल फॉस्फेट ऐड होता है, क्योंकि देखिए 1 और 3 कार्बन पे ऐड होगा, 3 कार्बन पे तो ऑलरेडी था, अब 1 कार्बन पे भी ऐड हो जाएगा, तो बन गया आपका 1,3, क्योंकि पहले 3 कार्बन पे था सिर्फ। ठीक है, 3 कार्बन पे था, अब 1 कार्बन पे भी एक एडिशनल फॉस्फेट ऐड होता है, एडिशनल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, ATP वाला नहीं आता, एडिशनल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है, मुझे आपको बताने याद नहीं रहा, सॉरी। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PgL is oxidized and with the inorganic phosphate to convert with the BPGA with the help of D-phosphoglycerokinase। मतलब इसमें 2 एंजाइम आपकी मदद करते हैं, एक एंजाइम मदद करता है डिहाइड्रोजनेस कोएंजाइम जो कि NADH2 बनाता है, और दूसरा एंजाइम मदद करता है आपका फॉस्फेट को ऐड करने में, जिसको बोलते हैं डाइफॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम। डाइफॉस्फोग्लिसरो क्यों बोला, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है आपके ग्लिसरिक एसिड के, और काइनेज एंजाइम क्योंकि मदद करता है हमेशा फॉस्फेट को ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो आपके बन गए यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल बन गए, 3 कार्बन बन गया बेटा, ये 3 कार्बन बन गया है भी, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल है। अब उसके बाद में BPGA, अब आपका इसको हम बोलते हैं BPGA, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
अब आप इसमें से क्या होगा, एक एटीपी बाहर निकल गया, बनने लग गया एटीपी। देखिए एक यहाँ पे इसने क्या किया, एक एडीपी आया, एडेनिन डाइफॉस्फेट आया, और उसने एक फॉस्फेट को निकाल लिया और बन गया एटीपी। तो बना उससे क्या, 2 ट्रायोस फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब पहले कार्बन से फॉस्फेट को निकाल लिया गया है तो एटीपी बन गया, तो बन गया आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दिस इज लाइक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, यहीं से एनर्जी का फॉर्मेशन शुरू होता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में आपका 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में म्यूटेज होता है और कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम। यहाँ पे म्यूटेज भी लिख सकते हो और आइसोमेरेज एंजाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन गया आपका एटीपी बन गया, पहला एटीपी यहाँ पे यहाँ बना, ठीक है। फिर आपका एटीपी बन गया तो बना 2 ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। बिस इसलिए नहीं लिखा, अब यहाँ बिस नहीं है क्योंकि मोनोफॉस्फेट रह गया, क्योंकि एटीपी निकल गया और 1 कार्बन पे निकला है तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो थर्ड कार्बन के ऊपर जो फॉस्फेट था, अब वो सेकंड कार्बन पे आ गया, ठीक है। आइसोमेरेज भी कह सकते हो या फिर म्यूटेज एंजाइम भी कह सकते हो। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैंने मैसेज कर दिया। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, द फर्स्ट इरिवर्सिबल कनेक्शन रिएक्शन ऑफ कैटालिसिस, रिएक्शन कैटालिस बाय, मतलब जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है वो किस एंजाइम की मदद से होता है। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन इरिवर्सिबल होता है, इसलिए फॉस्फोरिलेशन कराया जाता है, वरना दोबारा से ग्लूकोज बाहर निकल जाएगा सेल से, ठीक है। एल्डोलेज, हेक्सोकाइनेज, एनोलेज एंड द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, दिस इज अ हेक्सोकाइनेज। क्यों हेक्सो इसलिए क्या, क्योंकि हेक्सो 6 स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और काइनेज मतलब यहाँ 6 स्ट्रक्चर के ऊपर कार्बन को सॉरी फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द हेक्सोकाइनेज। ओके, अब क्या होता है, लाइक आपका जो फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉस्फोग्लिसरेट से बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और वो निकलता है एनोलिज एंजाइम की मदद से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, आप 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 बाहर निकलेंगे और जैसे वो निकला एनोलिज एंजाइम की मदद से और बनता है आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। क्या बना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं फॉस्फोग्लिसरेट के, ठीक है, तो ध्यान रखना 2 मॉलिक्यूल ही बने निकलेंगे H2O के, और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गए तो बना क्या, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब देखिए CO2 प्लस H2, यही एरोबिक रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं। H2O बाहर निकल गया लेकिन CO2 अभी तक बाहर नहीं निकलेगा ही नहीं CO2 से बाहर, तो ठीक है। तो क्या बना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये होता है एनोलिज एंजाइम की मदद से। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट से अब क्या होगा, एक एटीपी फिर जाएगा और एटीपी को निकालेगा, तो यहाँ पर रखना 2 एटीपी बनेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 पायरुविक एसिड के अंदर, जो कि 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी ध्यान रखना बेटा, 2 एटीपी बनेंगे, यहाँ पे 2 क्योंकि 2 मॉलिक्यूल बन चुके हैं आइसोमरेज के थ्रू द्वारा, 2 एटीपी बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए 2 एटीपी बन गए और ये होता है पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मदद से, ठीक है। तो एटीपी कहाँ बने, एक तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बना और एक आपका जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उससे बना, उस वक्त एटीपी बना, तो 4 एटीपी बन गए इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एंड प्रोडक्ट क्या बने, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड आपके सामने, 4 एटीपी मैंने आपको काउंट करवा दिए, 2 NADH2, देखिए 2 NADH2 क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी 2 NADH2 बनेंगे, 2 एटीपी आपके सामने बन गए और 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इन्वेस्टेड हो गए, यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल आ गए, इन्वेस्टमेंट 2 एटीपी का हुआ, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। 1 एटीपी है, 1 एटीपी ये, ओके। 2 वर्ड आते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, एक होता है ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेट सबस्ट्रेट मतलब जब आपका इंस्टेंट एटीपी बन रहे हैं, जैसे देखा था ना वहाँ पे पायरुविक एसिड बना तो एटीपी बना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना तो एटीपी बना, तो अब इंस्टेंट एटीपी बनते हैं तो उसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल, मतलब डायरेक्ट फॉर्मेशन। और लेकिन अगर आपका NADH2 या FADH2 बनता है क्रैब के अंदर, और NADH2 भी क्रैब और ग्लाइकोलाइसिस दोनों में बनता है, तो जब NADH2 के थ्रू एटीपी बनते हैं ऑन द ETS सिस्टम तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टर्म डाल दिए। जैसे आपने देखा है 4 एटीपी बने थे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन जो NADH2 है, जो आपके 2 NADH2 बने, वो 2 NADH2 जाएंगे ETS के ऊपर और एक NADH2 से बनता है 3 एटीपी, तो 6 एटीपी बनेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, ठीक है बेटा। तो टोटल एटीपी कितने बनेंगे, एक NADH2 बनाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से 3 एटीपी, तो 2 बनाएंगे 6, और आपके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में बनेंगे 4 एटीपी बने और बन गए 10 एटीपी, और 2 एटीपी का इन्वेस्टमेंट हो गया तो बन गए टोटल 8 एटीपी। इससे सिंपल। फिर भी मैं आपको सारे प्रोसेस एक बार दोबारा मैं समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, धन्यवाद।